हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने रचना अनुवाद का पहला पार्ट बना दिया और उसमें हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम और उसके साथ में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द और हमारी सहायक क्रियाओं को पढ़ा दिया। एक अपना पार्ट हो चुका है। अब इस अपने दूसरे पार्ट में हम आपको सिखाने वाले हैं क्रियाओं को लगाना। अच्छा, क्रियाओं को जब हम किसी वाक्य में लगाएंगे तो उसमें हमारे पास आएगा काल, क्योंकि क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ होता है काम। अच्छा, काम होगा तो किसी ना किसी समय पे होगा, या तो अभी हो रहा होगा, या आप उसको कर चुके होंगे, या आप करेंगे। क्रियाएं हमारी काल के साथ में चलती हैं, क्योंकि भाई कोई ना कोई हर काम का करने का समय होता है। पढ़ने का समय है तो अभी पढ़ रहे हैं, कल पढ़ा था और कल पढ़ेंगे, तो ये काल में आएगा। तो क्रियाएं जब हम लगा रहे हैं तो हमारी क्रियाएं कैसी आएंगी? हमारी संस्कृत में हम 5 लकारों में क्रियाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी लट हो गई, लंग हो गई, लिट हो गया, लोट हो गया, विधिलिंग, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञावाची शब्द और उसमें आते हैं विधिलिंग। आज्ञावाची में जैसे कहा तुम पढ़ो, आज्ञा दी, इसमें काल पता नहीं चला लेकिन आपको कहा गया कि पढ़ो, आपको आज्ञा मिली। या अब कहें कि चलो घूम कर आते हैं, अब ये चलो चलो बाजार चलो, अब आपने उसको आज्ञा ना देके सिर्फ उससे आग्रह भी किया, तब भी हम वहां पर अपने कौन सी लोट लकार की क्रियाओं को लगाएंगे। अगर कहा हमने कि आयुष्मान भव, तुम सुखी रहो, तो यहाँ पर किसी काल की बात नहीं की है कि सुखी रहोगे, सुखी रह रहे हो, सुखी रह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने कहा सुखी रहो। तो यहाँ पर भी हम अपनी लोट लकार की, अर्थात हम देख रहे हैं। और एक तरह के वाक्य जब ऐसे आते हैं जब हम कहते हैं पढ़ना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए, बालिका को पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए भी अर्थ आता है, तब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो जब जैसे ही अब हम क्रियाओं का प्रयोग करना शुरू करेंगे, वैसे ही उनके साथ में हमारे पास काल जुड़ जाता है। काल यानी समय जुड़ जाता है, और समय के हिसाब से क्रियाएं भी बदल जाती हैं। जैसे आपको पता है कि क्रियाओं में जो हम काल को पढ़ रहे हैं, 3 कालों को पढ़ रहे हैं और 5 लकारों को पढ़ रहे हैं। 5 लकारों में हमारा काल 3 आ जाएंगे, हमारा लट हो जाएगा, लंग हो जाएगा, लिट हो जाएगा। इसके बाद 2 लकार और आते हैं, जिसमें हमारा आता है लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो इसमें से अब हम जो पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं वर्तमान कालिक वाक्यानि, यानी लट लकार से संबंधित वाक्य, जिसमें जो क्रिया हो रही होगी वो वर्तमान काल में हो रही होगी या अपने प्रेजेंट टेंस में बन रही होगी। किस में बन रही होगी? प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसके पहले हम आपको क्रियाओं को लगा के उनका प्रयोग सिखाएं, उसके पहले बेसिक सीख लीजिए कि किसके अनुसार क्रिया लगाई जाती है। कोई भी जो काम होता है, काम को कहते हैं क्रिया। जितने भी काम हो रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, देखना, उठना, चलना, फिरना, उठना, ब्रश करना, नहाना, धोना, हमारे क्या बोलते हैं, अपना नहाना हो गया, अपना भोजन करना हो गया, सोना हो गया, दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, जितनी क्रियाएं हुई वो सब काम हुए। अच्छा, वो काम किए किसने? किसी ना किसी ने किए, तभी तो वो काम हुए। बिना, अगर कोई ना होता तो कोई काम हो सकता है क्या? अब कहें कि झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने वाला कोई तो होगा, तब तो वो झाड़ू लग रही है। खाना खाया जा रहा है, तो खाना, कोई बालक खाना खा रहा है, तो खाना कौन खा रहा है? बालक खा रहा है। बालक नहीं हो तो खाना रखा रहेगा, कोई खाएगा क्या? उसको खाने की क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती है। पानी रखा रहे, अगर कोई उसको पिएगा नहीं तो पीने की क्रिया हो सकती है क्या? नहीं। फोन रखा है, वीडियो चल रहा है, उसको अगर देखने वाला कोई नहीं होगा तो क्या देखने की क्रिया होगी क्या? उसको कोई चलाएगा नहीं तो उसमें क्या चलने की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। हम यहाँ पे अगर आपको नहीं बोलेंगे तो देखिए, अब क्या बोलने की क्रिया हुई? नहीं हुई। पढ़ाने की क्रिया हुई? नहीं हुई। आपकी पढ़ने की क्रिया हुई? नहीं हुई। जब तक कि कोई करता ना हो। तो जो क्रिया को करता है वो करता है, यानी कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है। काम को करने वाला ही तो कर्ता होता है। तो जो क्रिया होती है वो हमारी किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार चलती है। अभी हम वाच्य के अनुसार नहीं जा रहे हैं कि कभी कभी वाच्य परिवर्तन में ये नियम आ जाता है कि क्रियाएं हमारी कर्ता के अनुसार ना चल के कर्म के अनुसार चलती है, तो हम उस वाच्य के अनुसार नहीं जा रहे हैं। हम अभी आपको साधारण वाक्य बना रहे हैं जहां पर क्रिया कर्ता के जैसे चलती है।
इतना आपको बनाना सिखा रहे हैं, साधारण वाक्य सिखा रहे हैं, जिसमें कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि भाई कोई वीडियो देखेंगे तो कहेंगे ये अकेला आपने कैसे कह दिया कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलती है, ऐसा क्यों कह दिया, कर्म के अनुसार भी तो चलती है। तो भाई आप हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में वाच्य अभी नहीं आए हैं, तो वाच्य की बात हम करें ही ना, क्योंकि जो बच्चों को अभी नहीं पता उसमें उनको पहुंचा के क्यों उलझाए उनका दिमाग। तो इसीलिए अभी आपको जो सिखा रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि क्रिया जो हमारी होगी वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो क्रिया होती है वो कर्ता करता है ना। यानी कोई अगर बालक होगा तभी वो पढ़ेगा, बालिका होगी तभी वो गाएगी, गाने की क्रिया होगी तो उसको गाने के लिए, किसी गाने को गाने के लिए होना चाहिए, कोई सिंगर होना चाहिए, तभी वो गाना गाया जाएगा। अकेली खाली कमरे में तो अभी अपने आप से आवाज आने नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हमें बताने की बात ये थी कि जो क्रियाएं होती हैं, काम होती है, उनको करने वाला कर्ता होता है। इसीलिए कोई जब वाक्य लिखा हुआ हो, लिखा है यहाँ पे कि बालिका, बालिका लिख के नहीं लिख रहा है, हम लिख देते हैं राधा गाती है, ठीक है। अब हमने कह दिया बच्चे लिखा था, बच्चे खेलते हैं, हमने क्या दिया, रमेश लिखता है, रमेश लिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राधा के द्वारा। खेलने का काम किनके द्वारा किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा। लिखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, रमेश के द्वारा। तो जब हमारा कोई काम हो रहा है तो उसके करने वाला कोई होगा तभी तो वो काम होगा। बिना कर्ता के कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है और क्रिया हमारी पूरी जब कर्ता पे डिपेंड है तो वो क्रिया अपना रूप भी बनाएगी तो किसके अनुसार बनाएगी, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार बनाएगी, कर्ता के अनुसार, जो उसको कर रहा होगा उसके अनुसार बनाई जाएगी। तो अब जब हम वर्तमान काल की बात करें, वर्तमान काल यानी हम अपने लट लकार की बात करें, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं अभी अब, तो यहाँ पर जो क्रियाएं होंगी वो किस प्रकार की हमें दिखाई देंगी, पढ़ता है या पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं, तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, बालक जा रहा है, बालक पढ़ता है, लड़की गाती है, मोर नाचते हैं, बादल गरजते हैं, सिंह गरजता है, बंदर कूदते हैं, वृक्ष हिलते हैं, पत्ता गिरता है। भाई सब क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं। तो जब वर्तमान काल में क्रियाएं होंगी, काल में कभी भी किसी भी काल में होंगी, क्रियाएं हमेशा कर्ता जैसी चलेंगी। तो इसमें हमें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा कर्ता और दूसरी होगी क्रिया, ठीक है। एक कर्ता होगा और क्रिया, और जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार चलना है। तो क्या देखेगी क्रिया, क्योंकि क्रियाएं जो होती हैं आपने देखा होगा, हमने आपको धातु रूप पढ़ाए थे, उसमें क्रियाएं किस प्रकार बनती हैं। जैसे अब हम लट लकार की बात कर रहे हैं तो लट लकार में कैसे हमने रूप सिखाए थे आपको, प्रथम पुरुष क्रियाएं होती हैं, कितने तरह से बनती हैं, 3 पुरुषों के लिए बनती हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये पुरुष क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो क्या भाई देखिए, बेस अगर हमें पता होता है फिर हमारे पास किसी भी तरह की चीज आ जाए तो उसको करने में फिर हमें आसानी हो जाती है, कठिनाई नहीं होती है उसको। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पहले तो इस टेबल को ही समझ लीजिए, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है क्या। ये जो कर्ता होता है, ये जो कर्ता होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कैसी श्रेणियों में बांटा जाता है कि जो काम करने वाला है, जो व्यक्ति है यहाँ पर, वो हमारा प्रथम पुरुष भी हो सकता है सॉरी, उत्तम पुरुष भी हो सकता है और मध्यम पुरुष भी हो सकता है सॉरी। और वही अब कहेंगे तो भाई प्रथम पुरुष कैसे पहचाने कि काम करने वाला प्रथम है,
कारण काम करने वाला मध्यम पुरुष में आता है या काम करने वाला हमारा उत्तम पुरुष में है। अगर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, कर्ता को 3 प्रकार में बताया गया है, तो भाई इस कर्ता के अंदर कौन कौन है, प्रथम पुरुष के आने वाला कौन है। तो एक हमने सिंपल सी ट्रिक बताई थी आपको याद करने की कि उत्तम पुरुष, क्योंकि देखिए काम करने वाले को अभी हम साधारण आपको वाक्यों में से बताते हैं। जैसे हमने कहा मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, फिर हमने कहा तुम पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है। फिर हमने कहा कि बालक पुस्तक पढ़ता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे पुस्तक रहा, पढ़ना रहा, लेकिन यहाँ पे काम किस किसने कहा किया, पहले मैंने किया। तो हमने पहले क्या बोला, मैं, फिर हमने क्या बोला, तुम, फिर हमने कहा राधा। तो यहाँ पे 3 चीजें अलग अलग हुई। पहले मैं शब्द आया पढ़ने के लिए, फिर तुम शब्द आया पुस्तक पढ़ने के लिए, फिर राधा आया शब्द इसमें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं, तुम और राधा को अलग अलग किसमें, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। तो मैं शब्द को लिख दिया उत्तम में, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। तो मैं के लिए जो क्रियाएं आएंगी वो उत्तम पुरुष वाली आएंगी। मैं उत्तम होता है तो यहाँ पर जो हमारी जब क्रियाएं बनती हैं उत्तम पुरुष के लिए अलग बनती हैं, तुम यानी मध्यम पुरुष के लिए अलग बनेंगी, और बाकी के सब चीजें छोड़ दो, मैं और तुम को छोड़ दो, तो बाकी जितनी भी नाम आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम जितने आते हैं, उन सभी के लिए हम प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए बाकी सारे संज्ञा सर्वनाम। यहाँ पे मैं उत्तम और तुम मध्यम। पुरुष पहले समझे आपने, मैं उत्तम यानी मैं शब्द जहां होगा वहां पर हम उत्तम पुरुष की क्रियाओं को लगाएंगे। यानी ये वीआईपी हैं, मैं और तुम वीआईपी हैं, इनकी क्रियाएं बाकी किसी के लिए नहीं चलेंगी। मैं के लिए मैं की क्रिया आएगी, तुम के लिए तुम्हारी तुम वाली क्रिया आएगी, मैं के लिए उत्तम पुरुष वाली, तुम के लिए मध्यम पुरुष वाली, बाकी किसी के लिए नहीं हो सकती है। मतलब कहें कि एक शो में ये 3 रो बनी हुई थी, तो ये पहली रो में वीआईपी वीवीआईपी ये बैठे हुए हैं, कौन, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन, मैं। इनकी 3 सीटों पे कोई नहीं बैठ सकता है, मैं बैठ सकता है, या हमारा एक दोस्त यानी हम दोनों बैठ सकते हैं, या हम सब बैठ सकते हैं, मैं वाले लोग बैठेंगे। दूसरे नंबर की सीट पे कहा तुम यानी मध्यम, तो वीआईपी ना हो के ये वीआईपी, केवल वीवीआईपी नहीं है, ये वीआईपी हो गया। यानी यहाँ की ये 3 सीटें हैं तो इनकी रिजर्व है, तुम बैठ सकता है, तुम दोनों बैठ सकते हैं, तुम सब बैठ सकते हैं। यानी जो क्रियाएं उत्तम पुरुष वाली हैं, मैं, हम दोनों और हम सब के लिए ही आएंगी। मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं हैं वो तुम दोनों या तुम सब के लिए आएंगे, यानी तुम शब्द हमें दिखना चाहिए। और बेचारे जो बाकी कैटेगरी है कह दिया उनको फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष कह दिया, लेकिन वो होती है हमारी जनरल कैटेगरी, जिसमें राम, श्याम, मोहन, सीता, मैं और तुमको छोड़ दो, बाकी जितने नाम संज्ञा सर्वनाम दिख रहे हैं सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्रियाएं लग रही हैं वो किस किस के लिए अलग आ रही हैं, पुरुषों के हिसाब से बदल जाती हैं और पुरुषों के वचन के हिसाब से भी बदलती हैं। कैसे, मैं अकेला भी हो सकता हूँ, अकेले हम बैठे थे, अब हमने कहा मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, इसके बाद हमारे साथ में हमारा भाई आया, वो भी पुस्तक पढ़ने लगा, अब कहेंगे हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी ही बात हो रही है, मेरा ही भाई है, इसलिए हम दोनों हो गए। तो हम दोनों हो गए, तो उत्तम पुरुष एक वचन में मैं था, द्विवचन में वही हम दोनों हो गया, और हमारे साथ में हमारा एक और भाई आके बैठ गया, तो हम हो गए हम सब। क्या हो गए, हम सब। तो मैं, हम दोनों, हम सब, इन्हीं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम, आवाम, वयम। क्या कहते हैं, अहम, आवाम और वयम। तो अहम, आवाम, वयम के लिए ही उत्तम पुरुष की क्रियाएं लगाई जाएंगी। यहाँ मध्यम पुरुष के लिए कहा तुम पढ़ रहे थे, तुम्हारा भाई आ गया, तुम दोनों पढ़ रहे हो, 2-3 लोग और आ गए, तो तुम सब पढ़ रहे हो। तो तुमको कहा त्वम, तो मध्यम पुरुष जो एक वचन भी हो सकता है, मध्यम पुरुष 2 वचन में भी हो सकता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में भी। तुम अकेले भी हो सकते हो, तुम्हारे साथ एक और कोई, तुम दोनों भी हो सकते हो, तुम सब भी हो सकते हो। तो त्वम भी हो सकता है, युवाम भी हो सकता है और यूयम भी हो सकता है। लेकिन ये फिक्स है
कि अहम के साथ में जो क्रिया आएगी वो उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी और कहीं की नहीं आएगी। आवाम के लिए जो क्रिया आएगी वो सिर्फ उत्तम पुरुष जो द्विवचन की क्रिया है वो सिर्फ आवाम के लिए आएगी, बाकी किसी के लिए नहीं। उत्तम पुरुष जो बहुवचन की क्रिया है वो सिर्फ वयम के लिए आएगी, बाकी किसी के लिए नहीं। ऐसी ही त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, तो हमारी जो क्रियाएं बनेंगी और फिर बाकी सब के लिए, बाकी कोई भी हो, राम एक हो, दो हो, बहुत सारे, लड़का एक हो, दो हो, बहुत सारी, चिड़िया एक हो, दो हो, बहुत सारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बाकी सब प्रथम में पहुंच जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने पुरुष आपको बता दिए कि कौन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के पुरुष मिलेंगे। कहीं बालक भी मिल सकता है, कहीं मैं भी मिल सकता है, कहीं तुम भी मिल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे उत्तम भी मिल सकता है, मध्यम भी पुरुष मिल सकता है और हमें प्रथम पुरुष भी मिल सकता है। तो पुरुष समझा दिए। पुरुष 3 वचनों में होते हैं। तो क्रियाएं जो हमारी वर्तमान काल में बनती हैं, तो प्रथम पुरुष यानी बाकी सब लोगों की बात बता रहे हैं, तो उनमें जो क्रिया होती है, क्रिया को बताने के लिए, जैसे पढ़ने की क्रिया हुई, पढ़ता है दो, अब कहा बालक पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। तो वही पढ़ने की क्रिया को पहले हमने क्या बोला, पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं और सब पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तीनों की बात अलग हुई। तो ऐसे ही जैसे हिंदी में भी हमने उसको अलग अलग बोला, तो संस्कृत में भी हम उसको क्या बोलेंगे, वही पढ़ने की बात को हम कह देंगे पठ। हमारी धातु होती है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, उसके एक वचन के लिए रूप क्या बनेगा, ती लग जाएगा उसमें, तो लगा देंगे पठती। 2 हो जाएंगे तो वही हो जाएगा पठतः और वही हो जाएगा पठंती। जैसा कि हमने धातु रूप भी सिखाए थे, उनमें भी ये चीज बता रहे थे कि हम जो एक वचन की क्रिया होगी तो उनमें क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष की वही क्रिया हो रही होगी तो उसमें हम जोड़ेंगे सी, थ और थ। वही हमारा उत्तम पुरुष जो जब कोई क्रिया कर रहा होगा, एक वचन होगा, तो उसकी क्रिया में आमी जोड़ेंगे, यानी पठ होगा तो हो जाएगा पठामी। हम दोनों काम कर रहे होंगे तो हो जाएगा आमह, पठामह, और हम बहुत सारे पढ़ रहे होंगे तो हम कहेंगे आवह, यानी पठावह। ठीक है, आमी, आवह, आमह। अब ये आपको हमने बता दिए कि कर्ता हमें कैसे मिल सकते हैं, 3 पुरुषों में मिल सकते हैं, प्रथम पुरुष में मिल सकते हैं, मध्यम पुरुष में मिल सकते हैं और उत्तम पुरुष में मिल सकते हैं। और कैसे एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। अब यहाँ पे हम आपको सिखा देते हैं कर्ता के हिसाब से क्रिया को लगाना। अब यहाँ पे कर्ता हमने प्रथम पुरुष का ले लिया। किसको ले रहे हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता ले रहे हैं, पहले एक वचन का। तो यहाँ हमने जैसे किसी का नाम ले लिया लड़के का, तो यहाँ हमने लिख दिया सुरेश। क्या लिख दिया, सुरेश। एक, ठीक है, एक है। अब हमने कहा सुरेश पढ़ता है। क्रिया हम एक ही बताएंगे क्योंकि उससे क्या होगा, पढ़ने की क्रिया हुई, जाने की हुई या किसी की क्रिया हुई, उसके रूप तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे। अब सुरेश शब्द के हिसाब से हमें क्रिया को लगाना है। सुरेश, तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे, कर्ता को ये पहचानेंगे कि कर्ता हमारा कैसा है। कर्ता की कौन सी 2 चीजें पहचाननी पड़ेंगी, इसका पुरुष और वचन, बस। क्योंकि 2 ही कैटेगरी में डिवाइड होती है हमारी क्रिया, इसीलिए सिर्फ हम कर्ता का पुरुष और वचन पहचानने वाले हैं। तो सुरेश हमारा किस पुरुष में आ रहा है बताइए, तो यहाँ पे ना तो मैं लिखा है ना तुम लिखा है, तो हमारा बाकी सब प्रथम। तो ये सुरेश प्रथम में है, यानी प्रथम पुरुष का है। और पढ़ता है बता रहा है, ना तो यहाँ कोई संख्या लिखी है जिससे हमें पता चले कि द्विवचन में या बहुवचन में है, और क्रिया सहायक क्रिया भी है, हमें बता रही है कि ये एक है। तो हमें प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया लगानी है। तो सुरेश को तो पहले हम करता है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या लिखेंगे, सुरेश। ध्यान कीजिएगा, कर्ता के साथ में, कर्ता में भी विभक्ति लगाना तो सीख लीजिए, क्योंकि क्रिया तो आप लगा देंगे, उसके हिसाब से कर्ता को किस में बन देंगे। कर्ता हमेशा हम कहाँ बनता है, कर्ता को जब हम बनाते हैं उसमें हमेशा हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। वाच्य की कंडीशन को छोड़ दें, वाच्य कर्म वाच्य की बात जब आती है तब कर्ता में जरूर तृतीया विभक्ति लगाई जाती है, लेकिन साधारण वाक्यों में अभी जो चल रहे हैं, हम आपको जो सिखा रहे हैं, उनमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो प्रथमा विभक्ति के हिसाब से कर्ता हमेशा बनेगा, चाहे वो मैं हो, चाहे तुम हो या बाकी सब हो, सब प्रथमा विभक्ति में बनेंगे।
काम करने वाला होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसमें बाकी कोई विभक्ति नहीं लगाई जाती, प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो सुरेश में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिखा सुरेशः। अब पढ़ता है, अब जो क्रिया होगी वो सुरेश के अनुसार होगी। सुरेश कैसा है? प्रथम पुरुष का है और एक वचन है, तो पढ़ने की जो क्रिया होगी उसमें लगा देंगे ती। क्या लगा देंगे? ती। तो ये बन जाएगा सुरेशः पठति। अब आपके मन में हो सकता है कि आप कहें मैडम आपने जो साधारण वाक्य आप बता रही थी तब आपने उसमें लिखा था है, क्योंकि ये चीज बच्चों के मन में आती है और प्रश्न आ जाता है, आप कहेंगे है के लिए भी आपने कहा था अस्ति लगाना, लेकिन जो वो सहायक क्रियाएं अस्ति स्तः सन्ति होती है, अस्ति स्तः और सन्ति, इन्हें तब लगाया जाता है जब वहां पर क्रिया ना हो रही हो। क्रिया नहीं हो तब ये चीजें लगाई जाती हैं। जैसे अब यहां पर जैसे जो ती लगता है ना, ये केवल ऐसे ही सजावट के लिए नहीं लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है कि पठ में जब ती लगेगा तो उसका अर्थ निकल जाएगा पढ़ता है, मतलब है का अर्थ इस ती से लग जाएगा। दो पढ़ते हैं तो है का अर्थ इस तह से लग जाएगा। जब ती तह अंति है का अर्थ बता रहे हैं तब फिर हमें अस्ति स्तः संति लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप? जब केवल ये कहा था कि यह सुरेश है, ये लिखा था हमने यह सुरेश है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, क्रिया थी ही नहीं, तब हमें इन सहायक क्रियाओं को लगाना पड़ा था। ठीक है, लेकिन जब अब हमारे पास क्रिया है और क्रिया में ती तह अंति लगाए जा रहे हैं तो ती तह अंति अपने आप में है और है का अर्थ समाहित करके रखते हैं। ठीक है, पठती लगेगा जिसका अर्थ निकल आएगा पढ़ता है, केवल पढ़ता शब्द नहीं निकलेगा, पढ़ता है भी उसके साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ता है हमारा क्या बन गया? पठती। अब यहाँ पे सुरेश ना हो के दो लड़के हो गए या दो लड़कियां हो गई, तो लड़कियों को क्या कहते हैं हम? बालिका, और दो लड़कियों को क्या कहेंगे? बालिके। क्या कहेंगे? बालिके। अब कहा लड़कियां, दो लड़कियां पढ़ती हैं, तो दो लड़कियां बनी बालिकाएं, और लड़कियां किस में आएंगी? मैं और तुम तो है नहीं, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो वही हमारी क्रिया बन जाएगी पठती के स्थान पर पठता, क्योंकि हमारी जो बालिकाएं हैं वो द्विवचन बनी। तो पहले हमने बालिका शब्द का वचन पहचाना, बालिकाएं हमारी कैसी हुई? प्रथम पुरुष की हुई। वचन पहचाना, द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया हमने पठतः लगा दी। अब यहाँ पे कहा एक नहीं बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो बालिकाओं का फिर हम बहुवचन बनाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाई जा रही है इन सभी में? देखिए इन सभी में प्रथमा विभक्ति। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाना, जो काम कर रहा हो उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही, यानी जो शब्द रूप थे उनकी पहली लाइन। प्रथमा विभक्ति का मतलब पहली लाइन। पहली लाइन में एक भी होता है, दो भी होते हैं, बहुत सारे, यानी काम करने वाला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रथमा विभक्ति संज्ञा में तो बनती ही है, यानी किसी का नाम बताने के लिए तो बना ही जाती है, जैसे कहा यह बालक है या वृक्ष है, या किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए तो प्रथमा विभक्ति लगाते ही है। साथ साथ कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति लगाना है आपको। तो कहेंगे बालिका, अब एक नहीं बहुत सारी हैं, तो बालिकाएं किस पहले पुरुष पहचानिए? प्रथम पुरुष। कितनी है? बहुत सारी हैं, तो कहेंगे बालिका, और हमारी पठ क्रिया में अब लग जाएगा पठंती। क्या लग गया? पठंती। तो सुरेशः पठति, एक लड़का है, पठति। बालिके पठतः, दो लड़कियां पढ़ रही हैं, तो द्विवचन की क्रिया आ गई। बालिकाः पठन्ति, तो वहीं बहुवचन की क्रिया आ गई। अब ये प्रथम पुरुष हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ में अब हम आपको बता देते हैं मध्यम पुरुष। ये तो आपको पता ही चल गया कि हमारी ये लगनी है, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कहा कि तुम पढ़ते हो। अब मध्यम पुरुष का कर्ता लिख लिया और कह दिया हमने तुम पढ़ते हो। फिर कहा हमने तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। और फिर हमने कहा तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, तो तुम के लिए हमारा आएगा तुम। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अपना थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। तुमको प्रथम पुरुष में क्या कहा? प्रथमा विभक्ति में क्या कहा जाता है? प्रथमा विभक्ति की लाइन याद कीजिए, तुम शब्द के या शब्द रूप करवाए हैं। त्वम युवाम यूयम,
प्रथमा विभक्ति की लाइन, क्योंकि कर्ता बन रहा है, तुम पढ़ने का काम कर रहे हो, तुम कर्ता हो तो तुम्हें प्रथमा विभक्ति लगेगी, और एक हो तो एक वचन में लिखेंगे, हम लिखेंगे त्वम। अब जो पढ़ने की क्रिया तो पठ ही रहेगी, लेकिन अब तुम मध्यम पुरुष के हो और एक हो तो तुम्हारी क्रिया में लग जाएगा सी। पढ़ते हो, हिंदी में भी तो देखिए हो बन गया, तो वो बन गया त्वम पठसी। अब कहा तुम दोनों पढ़ते हो, अब तुम दो हो गए, वचन तुम्हारा द्वे हो गया, तो पहले तो तुम दोनों को अपने आप को द्विवचन में बदलो, तो तुम दोनों को क्या कहते हैं, त्वम युवाम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा युवाम, और यहाँ पे हमारा पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो हो जाएगा हमारा पठ थह, उसी पठ धातु में लग जाएगा थह, बन जाएगा पठ। अब कहा तुम सब पढ़ते हो, तो वहीं पे अब हमारा तुम कैसे हो गए, बहुवचन हो गए। तुम सबको क्या कहा जाता है संस्कृत में, यूयम कह देते हैं, तो हम कहेंगे तुम सबको कहेंगे यूयम। इसी के अनुसार क्रिया आ रही है ना, तो भाई ये तुम सब कौन है, तुम सब मध्यम पुरुष के बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, और ये हो जाएगा पठत, यूयम पठत। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब उत्तम पुरुष पे आ जाते हैं। ठीक है, अब उत्तम पुरुष में जब बात आएगी तो अभी हम क्या कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ता हूं। हमने क्या लिखा, मैं पढ़ता हूं, फिर कहा हम दोनों पढ़ते हैं, फिर कहा हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं शब्द कौन हो गया, अब पहले कर्ता पहचानिए। क्रिया लगाने के लिए हमें कर्ता ये देखना पड़ेगा कि जो मैं है वो कौन सी पुरुष का है। मैं कहेंगे मैं उत्तम, मैं कहाँ आता है हमारा, कहेंगे मैं होता है उत्तम पुरुष का, और एक है तो मैं को प्रथमा विभक्ति में क्या कहा जाता है, अहम। केवल मैं शब्द की अभी हम पहली लाइन को याद करेंगे, कहेंगे अहम। हम दोनों को क्या कहते हैं, अहम के बाद आवाम, और हम सबको क्या कहते हैं, वयम। अहम आवाम वयम, हम दोनों, हम सब। तो पढ़ने की क्रिया में अहम के लिए क्या लग जाएगा, आमी, तो पठ में लगा देंगे आमी, तो ये बन जाएगा पठामी। ठीक है, फिर कहा हम दोनों पढ़ रहे हैं, तो उत्तम पुरुष का ये द्विवचन का क्रिया आई, तो द्विवचन में आमह लगेंगे, तो पठ पढ़ने की क्रिया तो पठ ही रहेगी, लेकिन कहेंगे आवाम पठामह। अब वही कहा हम सब पढ़ रहे हैं, अब उत्तम पुरुष बहुवचन में बदल गया, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लग जाएगी, क्रिया में हम जो प्रत्यय जोड़ेंगे वो लग जाएगा पठावह, क्योंकि आवह लगना है पठ धातु में, तो पठ बन जाएगा पठावह। तो आपने देखा जैसे हमारा पुरुष बदला, वचन बदला, वैसे ही क्रियाएं भी बदल गई। अहम पठामी, आवाम पठामह, वयम पठावह। तुम त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। तो आपने देखा यहाँ पे कि क्रियाएं जो हमारी हैं पुरुष और वचन के अनुसार बनाई जाती हैं। तो अब हम अपने इन वाक्यों में आएंगे कि जिनमें केवल ना कि पढ़ने की क्रिया होगी, अलग अलग क्रियाएं होंगी, तो उनके अब हम वाक्य कैसे बनाते हैं। तो पहला वाक्य लिखा हुआ है छात्र पढ़ता है, तो छात्र कैसा है, एक है। अब छात्र को एक वचन में सबसे पहले हम कर्ता को संस्कृत में बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी क्रिया को लगाएंगे। तो कर्ता कौन है हमारा, छात्र। छात्र कैसा है, अकारांत शब्द है। अकारांत शब्द है तो इसका हम किस में बनाएंगे, एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में। इसका हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाएंगे। प्रथमा विभक्ति क्यों लगाएंगे, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, तो छात्र बन जाएगा हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में छात्रः। अब जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में छात्र हमारा बन चुका है, तो अब वो क्रिया कौन सी कर रहा है, पढ़ने की। पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, पठ। अब छात्र के हिसाब से पठ में क्या लगाएंगे बताइए, छात्र किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष में भी कैसा है, एक वचन का, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया में लगाया जाता है पठति। तो ये हमारा बन जाएगा छात्रः पठति। अब इसके बाद कहते हैं बालक हंसता है, तो बालक शब्द हमारा कैसा है, पहले तो बालक की हम संस्कृत बनाएंगे। बालक हमारा कर्ता है,
कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाइए और प्रथमा विभक्ति में एक है, दो है या बहुत सारे हैं, एक है, तो एक वचन का रूप बनेगा हमारा बालकः। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः। अब हंसता है, हंसने की क्रिया को कहेंगे हंस। और अब बालक कैसा है, मैं और तुम दिखाई दे रहे हैं क्या यहाँ पे, मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, कोई है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष, ये तो हमारा बालक किस में पहुंचा, प्रथम पुरुष में, और प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से इस क्रिया में क्या लग जाएगा, ती। हम कहेंगे बालकः हसति। ठीक है। अब ऐसे कहते हैं माँ आती है। माँ को क्या कहा जाता है संस्कृत में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में माता, क्योंकि माँ को संस्कृत में मातृ कहा जाता है और जब उनका प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तब वो कहते हैं माता। तो जो हिंदी में माता देखते हो आप लिखा हुआ, वो माता शब्द हमारा संस्कृत का ही है। ठीक है, क्योंकि भाई हिंदी हमारी कहाँ से, संस्कृत से ही आई है। तो ये हुआ माता, तो बन गई माता। आती है, अब जाने को कहा जाता है गच्छ। क्या कहा जाता है, गच्छ। और उसमें जब आ लगा दिया जाता है उपसर्ग तो आगच्छ का अर्थ हो जाता है आना। अब माँ हमारी कैसी है, किस पुरुष की है, प्रथम पुरुष की है। प्रथम पुरुष की है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है, तो यहाँ हम लगा देंगे एक वचन की क्रिया ती, तो ये हो जाएगा माता आगच्छति। ठीक है। शिक्षक पढ़ाते हैं, अब क्या लिखा है, शिक्षक पढ़ाते हैं। अब शिक्षक कैसे बन रहे हैं, बहुत सारे, नहीं, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाते हैं, दो शिक्षक पढ़ाते हैं, बहुत सारे शिक्षक, एक शिक्षक पढ़ाते हैं हमें, दो शिक्षक पढ़ाते हैं या बहुत सारे पढ़ाते हैं, तो यहाँ लिखा है टीचर। अच्छा, यहां से अब जैसे हमें यहाँ पे पढ़ाते हैं, अब है शब्द हमारा किसके लिए आता है, एक शिक्षक पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ाता है तो नहीं कहेंगे अपने, है ना। अब जैसे माता है, माता है, माता के लिए हम क्या कहते हैं, बनाती है, बनाती है कहते हैं या है कहते हैं, भाई उनका अपन सामान्य सूचक वाक्य लेते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है शिक्षक से, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि शिक्षक लिखा है, पढ़ाते लिखा है और है, पढ़ाता है लिखते तो बालक के लिए पढ़ाता है लिखना सही होता, लेकिन अपने गुरु के लिए हम ऐसा कहेंगे कि हमारा शिक्षक हमें पढ़ाता है, या कि कोई छोटा बच्चा है जो हम उसको ऐसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। एक शिक्षक भी होंगे तब भी हम उनको यही बोलेंगे ना कि शिक्षक पढ़ाते हैं, हमें शिक्षक पढ़ाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन का अगर हमें रूप लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे शिक्षकः। ठीक है। अच्छा, यहाँ से और हम समझ सकते हैं कि जैसे हमें अनुवाद में यहाँ लिखा होगा टीचर या टीचर्स, क्या लिखा होगा, टीचर या टीचर्स, तो यहाँ पे हमारे पास टीचर लिखा है तो हम एक ही वचन का यहाँ पे रूप लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ में जो अनुवाद के लिए हमारे पास इंग्लिश में जो लिखा है वो भी कह रहा है कि एक वचन का बनाना आप, तो यहाँ पे आपने एक वचन में शिक्षक का रूप बनाया, शिक्षकः। पढ़ने को कहते हैं पठ और पढ़ाने को कहते हैं पाठ। क्या कहते हैं, पाठ, और उसमें या का आगमन हो जाता है, तो शिक्षक पाठ य, और शिक्षक एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से लगा देंगे ती, तो ये बन जाएगा शिक्षकः पाठयति। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृषक खेत जोतता है, कृषक, कृषक कौन होता है, किसान। अच्छा, यहाँ कृषक सीधा संस्कृत शब्द ही लिखा हुआ है, इसको हम किसान भी लिख सकते हैं। लिखा हो सकता है हिंदी में कि किसान खेत जोतता है, किसान को संस्कृत में कृषक कहते हैं, और हमें हिंदी में भी जो कृषक मिलता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना कि माता शब्द हमारा संस्कृत शब्द ही है, कृषक शब्द हमारा संस्कृत शब्द ही है, लेकिन बस इसमें हिंदी में आते आते बस ये होता है कि उसमें विभक्तियां नहीं लगती हैं, लेकिन जब इसको हमें संस्कृत रूप में परिवर्तित करना होगा तब इसमें विभक्ति लगानी पड़ती है। तो कृषक हमारा अकारांत है, बालक जैसा रूप है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कृषकः, क्योंकि ये एक वचन है तो हम कहेंगे कृषकः। खेत को संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्षेत्र। अब क्षेत्र से होते होते खेत बन गया, वो क्षेत्र मूल शब्द, उसका तत्सम शब्द संस्कृत शब्द, उसी का परिवर्तित रूप होते होते हिंदी में वो हमारा खेत रह गया, तो हम कहेंगे कृषकः क्षेत्र। अब यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे क्या हो रही थी, कर्ता था, क्रिया थी, कर्ता के साथ में सिर्फ क्रियाएं थी। यहाँ पर हमारे पास एक चीज और जुड़ रही है, यहाँ पे क्या जुड़ रही है, खेत जुड़ रहा है, यहाँ पत्थर जुड़ रहा है, यहाँ कार्य जुड़ रहा है, ये सारी चीजें जुड़ रही हैं। अब हम क्या कहेंगे,
इन चीजों को क्या कहा जाता है, ये क्या होती हैं जो हमारे साथ में आई है। कृषक हमारा कर्ता लिखा हुआ है, जोतना इसकी क्रिया है, मजदूर हमारा कर्ता है और तोड़ना इसकी क्रिया है, लिपिक हमारा कर्ता है और करना उसकी क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल कर्ता और क्रिया लिखी है, लेकिन ये जो बीच वाले शब्द दिख रहे हैं वो क्या है। तो उनके लिए जैसे हम आपसे बात करते हैं और हम आपसे कहें कि वो बच्चा है, वो अपनी पुस्तक को पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, या हम कहें सीता गाना गाती है, या हमने कहा कि मोहन पत्र लिखता है, या गीता रामायण पढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि सबने कुछ कुछ काम किया, कोई विद्यालय गया, किसी ने रामायण पढ़ी, किसी ने गीत गाया, किसी ने पत्र लिखा। एक कोई करने वाला था, क्रिया भी हो रही थी, लेकिन वो क्रिया के द्वारा वो किसको करना चाह रहा था। एक रामायण को पढ़ना चाह रहा था, एक गीत को गाना चाह रहा था, एक पुस्तक को पढ़ना चाह रहा था, एक विद्यालय को जाना चाह रहा था। तो जिसमें को का भाव आया, अर्थात कर्ता का जो प्रिय था, तभी तो उसने वो क्रिया की। क्योंकि जैसे गीता को या राधा को रामायण पढ़ना था, राधा रामायण पढ़ती है, तो राधा का जो प्रिय रामायण है तभी तो वो उसको पढ़ रही है, नहीं तो नहीं पढ़ेगी ना। जो कर्ता का प्रिय होता है वो कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कर्म। जैसे बालक पुस्तक को पढ़ता है तो बालक का प्रिय है पुस्तक पढ़ना, तभी तो वो पुस्तक को पढ़ रहा है। मैंने चाय पी, तो पीने के द्वारा आप किसको पिया? आपने चाय को पिया। मैंने पानी पिया, तो मैं पीने के द्वारा किसको पी रहे थे? पानी को पी रहे थे, शरबत को पी रहे थे, है ना, खाना को खा रहे थे, फल को खा रहे थे, चॉकलेट को खा रहे थे। तो जिस चीज को आप क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिया के द्वारा पाना चाह रहे हैं, पुस्तक को पढ़ना चाह रहे हैं, विद्यालय को जाना चाह रहे हैं, खाना को खाना चाह रहे हैं, तो जिस चीज को चाह रहे हैं वो आपका कर्म होता है। इसका एक सूत्र भी होता है, संस्कृत में कहा जाता है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता का जो ईप्सित हो यानी प्रिय हो, जिसको वो चाहता हो, वो ही उसका कर्म होता है। क्या कहता है? वही उसका कर्म होता है। जैसे राम सीता को देखता है, बालक लड़का लड़की को देखता है। अब लड़का देखने के द्वारा किसको देखना चाह रहा है? लड़की को देखना चाह रहा है। तो उसका जो कर्म है, उसको पसंद है या उसको देखना चाह रहा है, तभी तो उसको देख रहा है। टीवी देखता है तो टीवी देखना उसका कर्म है, टीवी उसकी कर्म हो गई, कार्यक्रम उसका कर्म हो गया। ठीक है, अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। संस्कृत की कक्षा क्या हो गई? आपकी कर्म हो गई। देखना तो आपकी क्रिया है, आप करता हो, लेकिन आप देखने के द्वारा क्या देख रहे हो? हमारा वीडियो देख रहे हो, कार्यक्रम देख रहे हो, हमारी क्लास देख रहे हो, अपनी संस्कृत कक्षा देख रहे हो, तो ये आपका कर्म हो गया। तो यहाँ पे हम क्यों बताना चाह रहे थे कर्म? क्योंकि कर्म एक हमारा सूत्र होता है, सूत्र संस्कृत में होते हैं जिनके हिसाब से हमारी विभक्तियां लगाई जाती हैं। कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में प्रथमा लगाइएगा, और कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाना। तो कर्म पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कर्म होता क्या है। तो क्या होता है? कर्ता का प्रिय हो गया। इसके बाद कहा कि कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया, कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाना। क्योंकि संस्कृत में जब हम उसको अनुवाद करते हैं तो हर एक शब्द का हमें संस्कृत अनुवाद करते समय विभक्ति लगानी पड़ेगी। सीधा हम ऐसे नहीं लिखेंगे कृषकः क्षेत्र कर्षति, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे हम। उसमें क्षेत्र शब्द में कोई ना कोई विभक्ति लगाएंगे, तभी वो संस्कृत का हमारा सही पद बनेगा। ठीक है, तो खेत में हमें क्या लगानी पड़ेगी? खेत हुआ, पत्थर हुआ, कार्य हुआ, ये सब कर्म है, और कर्मणि द्वितीया के हिसाब से इनमें हमें द्वितीया विभक्ति लगानी होगी। अच्छा, द्वितीया विभक्ति कैसे आसान होती है कि अगर हमारा कर्म एक वचन में है, जैसे खेत एक ही दिख रहा है, पत्थर एक दिख रहा है, कार्य एक दिख रहा है, एक वचन की बात कर रहे हैं, द्विवचन बहुवचन अलग अलग बनते हैं। अभी एक वचन की बात कर रहे हैं कि अगर एक वचन हो तो सिर्फ आपको क्या करना है, या तो उसमें मां हलंत लगा दीजिएगा या अनुस्वार लगा दीजिएगा, बस आपका द्विवचन बन जाएगा। जैसे क्षेत्र है तो हो जाएगा क्षेत्रम, पुस्तक एक है तो बन जाएगी पुस्तकम, विद्यालय एक है तो विद्यालयम बन जाएगा, विद्यालय को तो विद्यालयम, घर को गृहम, पुस्तक को पुस्तकम, फल को फलम। ठीक है, जहां पे को शब्द लगे और वो एक वचन हो तो उसमें मां हलंत लगा दीजिएगा, आपका कर्म बन जाएगा। तो यहां हम कहेंगे कृषकः
खेत को जोतता है, को नहीं दिख रहा है लेकिन जोतने के द्वारा किसको जोतना चाह रहा है, क्षेत्र को। तो क्षेत्र कर्म बना, कर्मणि द्वितीया विभक्ति लगाई। अब कृषक के हिसाब से हम जोतने की क्रिया को क्या कहेंगे, कृष धातु होती है। जोतने की क्रिया को क्या कहते हैं, कृष कहते हैं, जो कि हमारी क्या बन जाती है, रूप परिवर्तित करके कर्ष में बदल जाती है। जो री होती है वो अर में परिवर्तित हो जाती है। री कैसे परिवर्तित होती है, जैसे ये री लिखा हुआ है, क्री का अर्थ होता है करना, क्री धातु करना होती है, लेकिन अभी हम इसमें क्या लगा देते हैं, श, तो इसका अर्थ जोतना या खींचना भी बन जाता है। अब इसका परिवर्तन कर्ष में कैसे बना, क्री से कृष लिखा था, ये कर्ष कैसे बना, ये भी तो दिमाग में कभी कभी आएगा ना आपको क्वेश्चन। तो उसके लिए बता देते हैं कि अगर इस क्री को तोड़ा जाए तो इसमें से री की मात्रा ये अलग रह रही है। और जो री होता है उसका गुण क्या होता है, गुण संधि में पढ़ाया है, री का अर बन जाता है, तो इसमें अ पहुंच जाता है यहाँ पे, तो ये का पूरा बन जाता है, और र आधा रह जाता है तो ये र हो जाता है, और ये बनता है श। तो आधा र कभी बीच में नहीं रहता, वो क्या करता है, आधा र इसके ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये इस प्रकार से क्री हमारा कर्ष बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। और अब इसके बाद कृषक कैसा है हमारा, एक वचन है, द्वि है, बहुवचन है, एक वचन है। कौन से पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ती। कृषकौ होता तो यहाँ पे हम लगाते कर्षतः, यहाँ पे कृषकाः होता तो कर्षन्ति लगा देते। ठीक है। अब मजदूर, मजदूर को क्या कहा जाता है संस्कृत में, क्योंकि मजदूर क्या करने वाला होता है, श्रम करने वाला होता है, इसलिए उसको श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, श्रमिक। तो ये हो गया हमारा श्रमिक। और श्रमिक शब्द हमारा कैसा दिख रहा है, अकारांत। अकारांत दिख रहा है तो इसमें हमें क्या करना है, बालक की तरह रूप चलाना है। एक है तो बालक जैसा इसको बालकः बना दिया, क्योंकि ये सब काम कर रहे हैं इसीलिए इनमें सिर्फ प्रथमा विभक्ति लगाई जा रही है। काम करने वाला कर्ता होता है, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। अब कहते हैं तोड़ता है, किसको तोड़ता है, पत्थर को तोड़ता है, तो पत्थर उसका क्या बन गया, पत्थर उसका बन गया कर्म। तो पत्थर को क्या कहा जाता है, पाषाण। क्या कहा जाता है, पाषाण। और उसमें लगा देंगे अंकी बिंदी, तो बन जाएगा हमारा पाषाणम। और तोड़ने को कहते हैं त्रोट, त्रोट धातु से बनता है तोड़ना। और इसमें जब ती लगाएंगे तो इसमें या का आगमन हो जाता है, तो ये बन जाएगा त्रोटयति। क्या बन जाएगा, त्रोटयति। श्रमिकः पाषाणम त्रोटयति। ठीक है। अब आते हैं लिपिक कार्य करता है, तो लिपिक हमारा संस्कृत में से ही लिपि शब्द, लिपि को बद्ध करने वाला, लिपि के अनुसार लिखने वाला लिपिक कहलाता है। श्रम को करने वाला श्रमिक कहलाता है। खाने को पकाने वाला पाचक कहलाता है। खिलाड़ी को खेलने वाला क्रीडक कहलाता है। क्रीड़ा धातु से क्रीडक बन गया। लिपिक धातु लिपिक बन करने वाला था तो इसलिए लिपिक हो गया। श्रम करने वाला हो, श्रम से श्रमिक बन गया, तो ये बन गया लिपिकः, क्योंकि एक है इसीलिए एक वचन का रूप लगाया। कार्य उसका कर्म हुआ तो हमने कहा कार्यम। अच्छा, करता है, करने की धातु क्री होती है, लेकिन जो करने की क्री धातु होती है उसके बहुत अलग अलग रूप बनते हैं हर एक लकार में, इसीलिए थोड़ा जो क्री धातु है उसको जरूर ध्यान से याद कीजिएगा। उसका जो रूप बनता है वो बन जाता है क्री धातु करो में परिवर्तित हो जाती है, और ती अपना प्रत्यय हमें लगाना ही है तो हो जाएगा करोति। लिपिकः कार्यम करोति। खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी एक है। खिलाड़ी कौन होता है, खेल खेलने वाला। खेलने को क्या कहा जाता है, क्रीड़ा। क्रीड़ा से शब्द, क्रीड़ा शब्द बना हमारा क्रीडक। क्या बना, क्रीडक। तो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, क्रीडक। और क्रीडक कैसा है, एक है, तो ये हो जाएगा क्रीडकः। खेलता है तो हम कहेंगे क्रीडति। क्रीडकः क्रीडति। अब इसमें दो होते तो हम कहते क्रीडकौ क्रीडतः। बहुत सारे होते तो कहते क्रीडकाः क्रीडन्ति। ठीक है, तो ये आपके हो गए साधारण वाले। अब इसमें कर्म भी अपन ने सीख लिया ना कि कैसे बनाने हैं। एक एक वचन वाले चल रहे हैं तब तक अपन एक वाले बनाएंगे। छात्र लेख लिखता है तो छात्र एक है तो हम कहेंगे छात्रः। लेख उसका कर्म हुआ तो हम कहेंगे लेखम। और लिखता है, छात्र प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी लिखने की हमारी किस में बनेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में लिखती। क्या बन जाएगा हमारा, लिखती। ठीक है। अब दो बकरे
क्या लिखा है, 2 बकरे घास चरते हैं। अब 2 बकरे को क्या कहा जाता है, अज हमारा होता है बकरा, और अज शब्द हमारा कैसा है, अकारांत है, तो बालक जैसे बालकऊ बनता है, तो अज हमारा बन जाएगा अजऊ। ठीक है, घास हमारा क्या होता है, तृणम, क्या होते हैं, तृणम। ठीक है, लिखेंगे अजऊ तृणम, और अब चरने को हम क्या कहेंगे, इसमें खाते हैं, तो यहाँ पे चर धातु बनेगी और उसमें लिख देंगे हम चरतः। क्या लिख देंगे, ठीक है। अब लिखा है 2 बंदर कूदते हैं। बंदर को क्या कहा जाता है संस्कृत में, हमारा वानर। अब वानर शब्द कैसा है, अकारांत, 2 है तो बन जाएगा वानरऊ। अब कूदने को क्या कहा जाता है, हमारा कूर्द धातु होती है, 2 कूद रहे हैं तो तह लगाएंगे, यहां हम कहेंगे कूर्दतः। क्या कहेंगे, कूर्दतः। अब 2 शेर गरजते हैं। अब शेर को क्या कहा जाता है, सिंह। क्या जाता है, सिंह, और उसको हम जब किसमें, द्विवचन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा सिंहऊ, और गरजने को कहेंगे, गर्जना शब्द बनता है तो हम कहेंगे गर्जतः। क्योंकि देखिए द्विवचन वाली बात आई, जैसे 2 बकरे हो गए, 2 बंदर हो गए, 2 सिंह हो गए, तो सब में हमारा चरतः, कूर्दतः, गर्जतः हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखा है 2 आचार्य पढ़ाते हैं। तो आचार्य शब्द हमारा क्या बनता है, आचार्य, अकारांत होता है और द्विवचन है तो हो जाएगा आचार्य। वो पढ़ाते हैं, पढ़ने को पठ कहा जाता है, पढ़ाने को पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पाठ। तो लिखेंगे पाठ, या का आगमन हो जाता है और लिख देंगे पाठयतः। ठीक है, 2 धनी, धनी किसको कहा जाता है संस्कृत में, धनिक। धनिक अकारांत शब्द है, 2 है तो बन जाएगा धनिकऊ। वस्त्रदान, अब वस्त्रदान करना उनका क्या है, वस्त्रदान करना उनका कर्म है, तो कहेंगे वस्त्र दानम। अब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुरुतः, क्योंकि 2 है इसीलिए हो जाएगा कुरुतः। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार के क्री धातु के रूप बनती हैं, तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा जो कुरु धातु होती है, क्री धातु होती है, उसके रूप बहुत परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इसलिए उनके प्रयोग ज्यादा याद कीजिएगा। बाकी तो सब क्रियाएं अपनी बिल्कुल तीतः अंति, सब तीतः अंति तो इनमें भी सही लगता है, लेकिन आगे की क्रियाएं बहुत परिवर्तित, आगे का रूप परिवर्तित होता है। अब लिखा है 2 किसान, किसान को क्या कहा जाता है, कृषक। 2 है तो हो जाएगा कृषकऊ। खेत जोत रहे हैं तो खेत को तो हो जाएगा क्षेत्रम। अब जोतते हैं, जोतने को क्या अभी बताया था हमने, कृष धातु कर्ष बन जाती है और यहां हो जाएगा कर्षतः, क्योंकि 2 है किसान, द्विवचन की क्रिया तह लग गई। दौड़ने वाले धावक, अब दौड़ने वाले को क्या कहा जाता है, धावक ही कहा जाता है, तो हमें पूरा नहीं लिखना चाहिए, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है कि दौड़ने वाला धावक। यहाँ पे देखिए यहीं से पता चल गया, या तो अपन दौड़ने वाले लिखा होगा, दौड़ने वाले दौड़ते हैं, या लिखा होगा धावक दौड़ते हैं, इसका ऑब्लिक का निशान नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, लॉन्ग फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट नाम है। दौड़ने वाले को क्या कहा जाता है, धावक। तो क्या कह रहे हैं, धावक दौड़ते हैं। अब धावक कैसे हो गए हमारे, एक नहीं है, अब बहुत सारे हो गए, 2 शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो ये धावकऊ नहीं होगा, हो जाएगा धावकाह। 2 होते धावकऊ कहते, बहुत सारे हैं धावकाह। दौड़ने को क्या कहा जाता है हमारा, धाव धातु बनती है, और अब धावक बहुत सारे हो गए हैं तो धावती, धावतः नहीं लगेगा, हम कहेंगे धावंती। क्या लगा देंगे, धावंती। धावकाह, धावंती। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे कृषकाह, कर्षन्ति, धनिकाह, कुर्वन्ति, आचार्य पाठयन्ति। इस प्रकार से अगर बहुवचन रूप होंगे तो हमारी क्रियाएं भी बहुवचन की बन जाएंगी। मजदूर कार्य करते हैं, मजदूर बहुत सारे हो गए तो मजदूर को क्या कहा जाता है, श्रमिक। बहुत सारे हैं तो बहुवचन का रूप बनाइए, श्रमिकाह। कार्य उनका कर्म हो गया तो हो जाएगा कार्यम, और करते हैं तो हो जाएगा कुर्वन्ति। क्या बन जाएगा, कुर्वन्ति। ठीक है, पाचक गण भोजन पकाते हैं। अब पाचक शब्द क्या होता है, पाचक का अर्थ होता है रसोइये, जो खाना बनाते हैं उनको, भाई हिंदी में हम उनको रसोइया भी कह देते हैं, इंग्लिश में कुक कह देते हैं। जो पाचक शब्द है वो हमारा संस्कृत का ही है, तो उसको हम पाचक शब्द को, अब बहुत सारे हो रहे हैं तो हो जाएगा पाचकाह।
क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, भोजन, तो भोजन उनका कर्म हो गया, तो भोजन को लिखेंगे भोजनम। और पच धातु होती है, पकाने को क्या कहते हैं, पच, पचती, पचतः, लेकिन बहुत सारे हैं तो हो जाएगा पचंती। क्या हो जाएगा, पचंती। छात्र पाठ पढ़ते हैं, छात्र बहुत सारे हो गए तो छात्र हो जाएगा छात्राः। पाठ क्या हो गया, उनका कर्म हो गया, पाठम। पढ़ते हैं तो हो जाएगा पठंती। क्या बन गया, पठंती। नदियां बहती हैं, नदियां एक वचन में क्या बनता है, नदी, द्विवचन में नद्यौ, बहुवचन में नद्यः। क्या बनता है, नद्यः। बहती हैं तो वहती, वहतः और वहंती। प्रवहती भी कहीं कहीं हमारा आता है, प्रवहंती भी कह सकते हैं हम इसको, और वहंती भी कह सकते हैं, प्रवहंती भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। प्रवहंती और वहंती शब्द भी हमारा, अच्छा वह जो धातु होती है ले जाने के अर्थ में भी होती है, बहने के अर्थ में भी आती है, बहने के अर्थ में, ले जाने के अर्थ में भी वह धातु हमारी प्रयोग की जाती है। तो ये हो जाएगा नद्यः वहंती। आगे लिखा है तुम कहाँ जाते हो। अब क्या लिखा है, तुमको क्या कहते हैं, त्वम। अभी तो हमारे सब प्रथम पुरुष के चल रहे थे, प्रथम पुरुष में हमने तीतः अंति लगा दिया, अब आ गए हम मध्यम पुरुष पे। अब इसी में हम प्रश्नवाचक भी आपको सिखाई देते हैं। जैसे लिखा है तुमको क्या कह दिया हमने, त्वम, ठीक है। अब कहाँ जो शब्द है वो एक अव्यय है, और अव्यय में हमने आपको बताया था कि जैसे हम पूछते हैं कि तो कहाँ का अर्थ होता है कुत्र, संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्र, त्वम कुत्र। अब जाने को कहते हैं गच्छ। अब इसमें जो क्रिया में हम प्रत्यय लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, तो त्वम के हिसाब से मध्यम, त्वम मतलब मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में लट लकार में क्या बनती है, तीतः अंति प्रथम पुरुष, सी थह था, तो हमारे मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लगाया जाता है, सी, तो ये हो जाएगा हमारा गच्छसि। अच्छा, अब ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया है कुत्र, इसलिए यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, कुत्र गच्छसि। अब उन्होंने कहा तुम दोनों क्या खाते हो, तुम दोनों को क्या कहते हैं हम, युवाम। कहाँ से कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है। ये प्रथमा विभक्ति क्यों हो रही है, क्योंकि तुम यहाँ जाने का काम कर रहे हो, तुम कर्ता बन रहे हो, तुम किसी क्रिया को कर रहे हो, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति बनेगी। तुम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के साथ में त्वम क्यों आया, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में तुमको त्वम कहा जाता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में तुम दोनों को युवाम कहा जाता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में तुमको यूयम कहा जाता है बहुवचन में, तो यहाँ पे हम बनाएंगे युवाम। अब खाते हो, खाने को क्या कहते हैं, खाद धातु बनती है, क्या बनती है, खाद धातु बनती है, तो सी थ, तो ये हो जाएगा खाद थह। अब यहाँ पे हमारे पास आया एक प्रश्नवाचक शब्द जिसको कहते हैं क्या, और क्या या कौन किससे बनता है हमारा, किम से, किससे बनता है, किम। क्या और कौन हमारा किससे बनता है, किम से बनता है। अब आप कहेंगे कि इसके तो रूप भी बनते हैं, आपने बताया था कि किम के तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के लिए बहुत रूप बनते हैं, तो वो रूप तब बनते हैं जब हम किसी की आइडेंटिटी पूछ रहे होते हैं, जैसे यह क्या है, यह क्या है, यह वृक्ष है, ये कौन है, ये बालक है, ये कौन है, ये लड़की है, ये कौन है, ये लड़का है। तब जब हम किसी की संज्ञा की आइडेंटिटी पूछते हैं तब संज्ञा के हम शब्द रूपों के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब काम के लिए पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तब हमें सिर्फ क्या शब्द को, जो संस्कृत में किम कहा जाता है, उसका सिर्फ हम रूप लेके आएंगे। इसके शब्द रूपों पे हम तब जाएंगे जब हम किसी संज्ञा के लिए प्रश्न पूछ रहे होते। युवाम किम खादतः, अब क्या, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो, तो तुम सब के लिए क्या आएगा, यूयम। अब तुम लोग के लिए क्या हुआ, यूयम, क्या के लिए क्या कहा, किम। अब हमारी आ गई करने की धातु, करने की धातु क्या बनेगी हमारी, अब हमारी देखिए, अब जब हम उसमें संस्कृत में मध्यम पुरुष में क्री धातु के बनाते हैं तो बनता है करोषि, करोषि, फिर बनता है हमारा कुरुथः, और फिर हमारा बनता है कुरुथ।
क्या बनता है, कुरुथ। तो यहाँ पे अब हमारा रूप कौन सा आएगा, मध्यम पुरुष में एक वचन नहीं आएगा, द्विवचन नहीं आएगा, आएगी बहुवचन की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको, बताइए, करोशी लिखेंगे। क्योंकि हमने क्यों उसको लिख के बताया कि कहीं पे तो उसको कुरु लिखा जाता है, कहीं पे करो आ जाता है, तो ये भाई परिवर्तन होते हैं। सी थ थ हमारे जैसे लगाए जाते हैं वैसे ही लगते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा कुरुथ। क्या आ जाएगा, कुरुथ। ठीक है। मैं पाठ पढ़ता हूं, तो मैं को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अहम। क्या पढ़ रहे हो, पाठ। पाठ कर्म बना, कर्मणि द्वितीया। पढ़ता हूं, पढ़ने को कहेंगे पठ। अब आ गए उत्तम पुरुष पे, मध्यम हो गए, अब उत्तम पुरुष पे, तो मध्य उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या लगाते हैं, आमी, फिर क्या लगाते हैं, आवह, फिर लगाते हैं आमह। तो अहम के लिए पठ में क्या लगाएंगे, आमी, तो पठ बन जाएगा पठामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है हम दोनों गांव जाते हैं। अब हम दो हो गए, मैं अकेला था तो अहम आया था, अब आ गए हम दोनों, तो हमने कहा आवाम। हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, आवाम। कहाँ जाते हैं, गांव जाना क्या बन गया हमारा, कर्म, तो ग्रामम। जाने को क्या कहते हैं, गच्छ। संस्कृत में क्या प्रत्यय जुड़ेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन, क्योंकि आवाम हमारा कैसा है, हम दोनों। हम दोनों कौन बन रहा है, उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो आमी आवह, तो ये हो जाएगा गच्छावह। लिखेंगे आवाम ग्रामम गच्छावह। फिर लिखा है हम लोग खाना खाते हैं, तो अब अहम आवाम, अब हम सब की बात आएगी तो क्या कहेंगे, वयम। अब मैं अकेला नहीं है, मैं के संग में एक और नहीं है, हम सब की बात आ रही है, हम लोग, हम सब, तो हम सब, हम लोग के लिए क्या आता है संस्कृत में, वयम। खाना खा रहे हो, खाने को कहते हैं हम भोजनम। भोजन कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति लगाई उसमें। खाते हैं, खाने को कहते हैं खाद। ठीक है। अब हम आमी हमने अहम में लगाया था, आवह हमने कहाँ लगाया था, अपने द्विवचन में, और आमह हम लगाएंगे अपने बहुवचन में, तो ये हो जाएगा खादामह। ठीक है। तो ये हमारे बन गए आपके वर्तमान काल के रूप। ठीक। वर्तमान काल में किस प्रकार से हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और हमारे उत्तम पुरुष के लिए क्रियाओं के क्या हम संस्कृत के अनुवाद बनाते हैं, उसके हमने आपको सारे नियम भी बता दिए, और ये अलग अलग प्रकार के हमने आपको इसके उदाहरण भी करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब भूतकाल की क्रियाओं के बारे में सिखाएंगे कि अगर हमारा कोई काम हो चुका हो तो फिर उसमें हम किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। देखिए, नियम वही रहता है कि कर्ता में प्रथमा लगेगी, कर्म में द्वितीया लगेगी, और हमारी जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार चलेगी। सब वही चलता है, बस सिर्फ ध्यान रखना ये होता है अभी जहां हम लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग कर रहे थे वैसे ही हम अपनी लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नई आपके अनुवाद सिखाने वाले हैं। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्लासेस दिखने लगेंगी, जिसमें आपने जैसे 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें आप संस्कृत पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोज मिल जाएंगे। हर चैप्टर में कितने कितने टॉपिक हुए हैं वो आपको अलग अलग छोटी छोटी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 को क्लिक किया तो आपके सामने चैप्टर 1 के तीनों वीडियोस हो गए ओपन। अब उसमें मान लीजिए आपने पहले पे सिलेक्ट किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो गया। ठीक है। इसी में भाई अपन को सीधा चैप्टर 7 का अभ्यास पे जाना है तो सीधे चैप्टर 7 पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट खुलेगी, उसमें बस जितने सब चैप्टर 7 के लिए वीडियो बनाए होंगे उतने ही दिखेंगे, पूरी प्लेलिस्ट नहीं दिखेगी। सीधे अभ्यास पे क्लिक करेंगे, आप अभ्यास पे पहुंच जाएंगे। तो टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं, और ग्रामर में भी क्या क्या चीज़ें होती जा रही हैं सब आपको वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।